गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया था, है ना। एक बार फ्रिक्शन डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद जो भी TWT के डाउट्स पूछ लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज का डिस्कशन हो चुका है फ्रिक्शन का। जो भी विंडो टू जेई है उसके जो भी डाउट्स हैं, बोले क्या डाउट्स हैं। 6th and 8th, 6th, 8th, और भी कोई डाउट्स है? 4, 5, 7, 4, 5, 7। सर वो सेकंड क्वेश्चन का ना आंसर रॉन्ग दिया है। आई थिंक चेक कर लेते हैं ना जो भी। 13th है ही क्या उसमें? 13th तो है ही नहीं। 8 13th तक ही है। सेकंड क्वेश्चन। A marble block of 2 kg lying on ice when gives a velocity of 6 meter per second stopped by friction in 10 seconds. Then the coefficient of friction. यहाँ पे एक ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। तो ये इस साइड जा रहा है तो फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, इस साइड 20 न्यूटन लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। एन नॉट, एन नॉट की वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? म्यू एन नॉट। फ्रिक्शन को आप क्या लिखेंगे? एम ए इक्वल्स टू म्यू एन नॉट। तो 2a इक्वल्स टू म्यू इंटू 20। देयरफॉर a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 म्यू हो जाएगी, इक्वल्स टू 10। मतलब ये रिटार्ड कर रहा होगा इस, फाइनली ये 10 सेकेंड के बाद रेस्ट में आ जा रहा है। तो क्या लिखेंगे अपन नाउ? v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस 80। फाइनली 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 6 से रिटार्ड कर रहा है तो माइनस हो जाएगा 10 इंटू टी की वैल्यू 10 सेकेंड 10 लिखेंगे। तो 0 इक्वल्स टू 6 माइनस 100 म्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 100 म्यू इक्वल्स टू 6। देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू 6/100। सही लिखाना है यार, आंसर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। 0, 6 माइनस 10 म्यू इंटू 100। तो 6 माइनस 100 म्यू, हाँ यही आएगा आंसर। आंसर तो यही होना चाहिए। और ये आंसर 2 न्यूटन दिया हुआ है। न्यूटन होगा क्या? थोड़ी न्यूटन तो होगा ही नहीं ना। न्यूटन कैसे हो जाएगा, है ना। न्यूटन में यहाँ तो आंसर होगा भी नहीं ना यार। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसा है? यूनिटलेस। वो तो फोर्स हो सकता है। आंसर यही है, रॉन्ग दिया हुआ। न्यूटन में तो आंसर होगा नहीं ना। तो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A smooth block is released at rest on a 45-degree incline and then slides a distance t. The time taken to slide is n times as much as slide on a rough incline than on a smooth incline. The coefficient of friction. ये तो सॉल्व किया है शायद पहले, नहीं किया। ये ऐसा है, ये 45 डिग्री है। मान लो यहाँ से एक ब्लॉक को, स्मूथ ब्लॉक है, स्लाइड करा रहे हैं यहाँ से यहाँ डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो स्लाइड कर रहा होगा तो ये mg साइन थीटा फोर्स की वजह से कर रहा होगा। इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन आएगा ए। तो इस पे जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg साइन थीटा।
mg sin, फोर्स को आप क्या लिखोगे, ma इक्वल्स टू mg sin थीटा, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी g sin थीटा। अब यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम अज्यूम कर लेते हैं t1 अज्यूम कर। हाँ, तो डिस्टेंस क्या लिखोगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस केस में ये हो जाएगा d इक्वल्स टू, ये तो जीरो है, प्लस हाफ g साइन थीटा इंटू t1 स्क्वायर। तो d की वैल्यू हो जाएगी हाफ g साइन थीटा इंटू t1 स्क्वायर, इक्वेशन 1। इक्वेशन कॉपी करना है, कॉपी। देखो, अगर यही सरफेस रफ होगा तो फिर क्या होगा, अभी ये सरफेस रफ, तो एम जी साइन थीटा तो इस साइड आएगा, ये इस साइड स्लाइड हो रहा है, फ्रिक्शन इस साइड, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू एम जी कॉस थीटा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और ये इस डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन, तो अभी नेट फोर्स क्या लिखोगे, एफ नेट इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस, ये हो जाएगा एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस डी ही है, कितना टाइम लगेगा आने में, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से डी इक्वल्स टू, ये तो जीरो है, प्लस हाफ, ये हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। टी की जगह पे क्या हो जाएगा, T2, बट T2 को मैं क्या लिखूंगा, उससे कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, n टाइम्स, तो n T1। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी आपको हाफ, g बाहर ले लीजिए, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर T1 स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 से d की वैल्यू पुट करें, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू क्या थी, हाफ g साइन थीटा इंटू T1 स्क्वायर, हाफ g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर T1 स्क्वायर। कहाँ से है, फ्रॉम, तो ये हाफ, हाफ जी, जी टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, ये आ जाएगा साइन 45 माइनस म्यू कॉस 45 इंटू एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/√2, ये भी हो जाएगा 1/√2 माइनस म्यू/√2 इंटू एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू/√2 इंटू एन स्क्वायर, √2 जाएगा, इस n को इस साइड लाओ, 1/n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू, म्यू को इस साइड लाइए, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/, ये इसका आंसर है। ये इसका, सिर्फ रिलेट करना है, क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है, कॉपी कर लो।
megawatts. Next. Question number 4. Fifth. The minimum force required to start pushing a body up a rough inclined plane is F1. ये तो बताया क्वेश्चन. मिनिमम रेंज आता था कुछ. एक बॉडी है, इसको पुश करना है, स्टार्ट कर रहे हैं. स्टार्ट कर रहे हैं किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन. मतलब फ्रिक्शन किस साइड लगेगा? इस साइड लगेगा. फ्रिक्शन इस साइड लगेगा. और एक mg sin थीटा तो लगेगा इससे. थीटा ले लिया इसमें, mg sin थीटा. तो यहाँ पे f, इसको उसने बोला f1. तो इस केस में क्या लिखोगे? f1 इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस f. f1 की वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा. Sir, Yes. sir, the question says to start pushing. That is why we will say words of motion पे. स्टार्ट. यस, स्टार्ट का मतलब ही वही है. अच्छा, okay sir. तो mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा ये आ जाएगा. Second, while the minimum force needed to prevent it from sliding. अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा है. स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा. प्रिवेंट कर रहा है इस केस में mg sin थीटा इस साइड. इस केस में क्या आ जाएगा? f2 प्लस f इक्वल्स mg sin थीटा. f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg sin थीटा माइनस f. f2 हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा. f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg इंटू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा. अब इसका रेशियो चाहिए f1 by f2. f1 by f2 is mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. यहाँ से आप जो है cos थीटा कॉमन लो. यहाँ से भी cos थीटा कॉमन लो. cos थीटा कॉमन लोगे ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये हो जाएगा म्यू. यहाँ से cos थीटा कॉमन लिया तो ये भी हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस में कैंसिल आउट. ये कितना आ जाएगा? tan थीटा प्लस म्यू अपॉन tan थीटा माइनस में. क्वेश्चन में क्या गिवन है? tan थीटा इक्वल्स टू 2 म्यू. तो 2 म्यू प्लस म्यू अपॉन 2 म्यू माइनस म्यू सिंस tan थीटा इक्वल्स टू म्यू 2 म्यू. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 म्यू अपॉन म्यू. म्यू से म्यू कैंसिल आउट आ जाएगा. आंसर सही हो जाएगा. सिंपल है. कॉपी करो.
A body starts from rest on an inclined plane of slope 45 degree. The coefficient of friction between the body and the plane varies as mu equals to 0.3x, where x is distance traveled, maximum speed when x equals to u. मतलब आपको ये बताना है कि x की किस वैल्यू पे स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी. फाइंड द वैल्यू ऑफ x at which speed of particle would be maximum. Speed of particle would be maximum. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप देख लो कि फोर्स क्या लग रहा है. पार्टिकल ऐसा है, ब्लॉक इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0. इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा होगा, mg sin 45. और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू cos 45. इसका एक्सेलरेशन इसी साइड है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और इस साइड आ रहा है तो मतलब एक्सेलरेट कर रहा होगा. तो देख लेते हैं अपन नेट फोर्स क्या है इस पे. एफ नेट एस mg sin 45 माइनस एफ. नेट फोर्स को आप क्या लिखोगे, m इंटू ए. ये हो जाएगा mg/√2 माइनस ये हो जाएगा म्यू mg cos 45. m कैंसिल आउट. ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, g/√2. म्यू की वैल्यू क्या है 0.3x g/√2. तो a इक्वल्स टू g/√2 माइनस √3 g/√2 इंटू एक्स. a किसका फंक्शन हो गया, x का. एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है अभी, एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है, x का. एक्सेलरेशन अगर x का फंक्शन है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, v dv/dx. v dv/dx क्योंकि वेलोसिटी का कुछ मुझे रिलेशन चाहिए. तो g/√2 माइनस 0.3g x/√2. अब ये बताओ, अगर स्पीड को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करते हैं, अगर मुझे स्पीड को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करते हैं. मैक्सिमम स्पीड के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फॉर मैक्सिमम स्पीड, फॉर मैक्सिमम स्पीड फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है. मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0. dv/dx की वैल्यू क्या हो जाती है, 0. पुट कर दो 0. हेंस v इंटू 0 इक्वल्स टू g/√2 माइनस 0.3 g/√2 इंटू एक्स. ये 0 हो जाएगा. 0 इक्वल्स टू g/√2 माइनस 0.3 g/√2 इंटू एक्स. तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इस साइड लाइए, 0.3 gx/√2 इक्वल्स टू g/√2. जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा, √2 से √2 जाएगा. तो यहाँ से 3x/10 इक्वल्स टू 1. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/3. ये कितना आ जाएगा, 3.33 मीटर. 3.33 मीटर. Sir, यस. sir, यहाँ पे तो there is v also ना on the left. जब when we had v as a function of x, then we used to write no directly that dv/dx is 0 and then हम Yes. एक बार differentiate करते हैं. But यहाँ पे left में एक और v है ना. अरे v है तो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है. इसकी वैल्यू को अगर 0 पुट कर दूं तो v इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना भाई. अरे फर्स्ट डेरिवेटिव छोड़ दो, क्या होता है वो नहीं होता है, कैसा फंक्शन है नहीं है वो, उसको छोड़ दो.
ये बताओ मैक्सिमम स्पीड के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, ऐसा पढ़ाया गया है। Yes sir, yes, slope 0. Yes sir. तो पुट कर दो ना वैल्यू भाई, dv/dx इक्वल्स टू 0। जहाँ पे dv/dx दिख रहा है उसकी जगह पे 0 पुट कर दो। जहाँ पे dv/dx दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर दो। तो 0 पुट कर दोगे तो वहां से x की वैल्यू आ गई, वही आंसर हो जाएगा। नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे इट इज कमिंग v into dv by dx इज अ अरे फंक्शन ऑफ मेरे x, तो भाई, वैसे आ रहा है। क्या होता है कंडीशन, क्या होता है बताओ ये। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, dv/dx की वैल्यू 0 होगी। यस यस। पुट कर दो वैल्यू, क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा उससे कोई मतलब नहीं है। पुट करोगे ये खुद से 0 हो जाएगा। कॉपी करो। सर यस। पीडब्ल्यूटी का डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ बस एक दो क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने दो, फिर TWT डिस्कस कर लेंगे। पूछ रहा था कि हम यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे ना? अगर ये मूव कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन। नहीं लाइक व्हेन इट वाज इन लाइक विद जीरो वेलोसिटी, तो जो पहले स्टैटिक से लेके जो काइनेटिक में जो ट्रांजिशन होता है हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं ना। अरे मूव कर रहा है ना, वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा ना यार। यहाँ जब पार्टिकल मूव कर रहा है यस तो यस। काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा म्यू ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, म्यू एस म्यू के गिवन है, नो। तो फिर क्यों काइनेटिक स्टैटिक क्या कर रहे हो, सबकी वैल्यू तो सेम ही होगी ना। ओके सर। मैक्स की वैल्यू भी सेम होगी और एफ के की वैल्यू भी सेम। यही है कि ये डिपेंड करेगा एक्स पे, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे म्यू की वैल्यू चेंज होती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a heavy box is to be dragged along a rough horizontal floor. To do so, person A pushes it at an angle of 30 degree from the horizontal and requires a minimum force Fa. ऐसा एक ब्लॉक अभी ये पुश कर रहा है 30 डिग्री पे, और ये वाली वैल्यू Fa है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका वहां से mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, नॉर्मल इस साइड लग रहा हो, इसको रिजॉल्व कर लो। इसको रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसा आएगा, नहीं है तो पैरेललोग्राम बना लो, समझ में आए। ये हो जाएगा Fa cos 30 और ये हो जाएगा Fa sin 30। तो इस डायरेक्शन में फोर्स को इक्वेट कर दो, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Fa sin 30 प्लस mg। तो n की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी Fa/2 प्लस mg। तो यहाँ पे मिनिमम फोर्स क्वेश्चन में पूछा गया है, मिनिमम फोर्स तो इक्वेट कर देंगे, मिनिमम फोर्स है तो इक्वेट कर देंगे, है ना। ना यहाँ से क्या हो जाएगा, Fa cos 30 इक्वल्स टू Fs max, मिनिमम है इसीलिए। तो ये हो जाएगा Fa √3/2 इक्वल्स टू म्यू n। तो Fa √3/2, सॉरी Fa ना, इक्वल्स टू म्यू n की वैल्यू क्या है, Fa/2 प्लस mg, Fa/2 प्लस mg।
क्या फाइंड करना था मुझे, म्यू की वैल्यू गिवन, तो एफ ए इंटू √3/2 इक्वल्स टू म्यू इज गिवन अस √3/5, एफ ए बाय 2 प्लस एम जी। तो √3 से √3 जाएगा, इसको इस साइड ले आइए, तो ये 5FA/2 और ये हो जाएगा आपका FA/2 प्लस mg, इसको इस साइड लाओ, तो 5FA/2 माइनस FA/2 इक्वल्स टू mg, तो ये हो जाएगा, इसे हम ले लीजिए, तो 5FA माइनस FA इक्वल्स टू mg, ये हो जाएगा 4FA/2 इक्वल्स टू mg, तो 2 जाएगा, तो FA की वैल्यू यहाँ से अपने को mg/2 हो जाएगी, तो पहला आंसर ये आएगा। तो पुश कर रहे हैं ऐसा 30 डिग्री पे, रिजॉल्व कर दिया इसको इस साइड, इसको इस साइड, एक कंपोनेंट ऐसा होगा, एक कंपोनेंट ऐसा, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा FA cos 30, ये हो जाएगा FA sin 30। नॉर्मल पहले फाइंड कर लिया, मिनिमम फोर्स चाहिए मूव कराने के लिए, है ना, पुश करने के लिए मिनिमम फोर्स चाहिए, तो इक्वेट करें, बाउंड्री कंडीशन लगा, है ना, तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, किया एन की वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से अपने को FA की वैल्यू आ गई mg/। सिमिलरली सेकेंड केस में क्या कर रहा है, वो ड्रैग कर रहा है बट फोर्स लगा रहा है, पुश कर रहा है, वो पुश ऐसा कर रहा है पुश, और ये कितने एंगल पे कर रहा है, 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री पे। तो पहले तो mg आएगा, इस नॉर्मल आएगा, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा FB cos 60 और ये हो जाएगा FB sin 60, और ये इस डायरेक्शन में ट्रैक कर रहा है, फ्रिक्शन सेट लगा, तो पहले नॉर्मल फाइंड कर लो, नॉर्मल क्या हो जाएगा, n प्लस FB sin 60 इक्वल्स टू mg, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg माइनस FB sin 60, नॉर्मल की वैल्यू क्या है, mg माइनस √3 FB/2, FB बाय कॉपी कर, डन। अब यहाँ से यहाँ पे भी मिनिमम फोर्स चाहिए, तो दिस इक्वल्स टू दिस कर दूंगा, दिस इक्वल्स टू
this. FB cos 60 equals to F. दूसरा क्या हो जाएगा, FB cos 60 equals to F हो जाएगा, ये हो जाएगा FB by 2, ये हो जाएगा म्यू n, तो FB by 2, म्यू की वैल्यू क्या है √3/5 और n क्या आ रहा है mg माइनस √3/2 mg माइनस √3/2 FB। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो यहाँ से FB/2 ये हो जाएगा आपका √3 mg/5, यहाँ से ये हो जाएगा 3/10 FB। इसको इस साइड ले आइए, FB/2 प्लस 3/10 FB इक्वल्स टू √3 mg/5, 10 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 FB प्लस 3 FB इक्वल्स टू √3 mg/5। 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये 8 FB/2 इक्वल्स टू √3 mg, 2 से 4 टाइम्स में जाएगा, तो FB की वैल्यू कितनी आ गई √3/4 mg, √3/4 FB की वैल्यू क्या आ गई √3/4 mg। क्वेश्चन में क्या पूछा है FA/FB, FA/FB क्या आ जाएगा FA/FB, FA की वैल्यू फाइंड किया था अपन ने पहले mg/2, mg/2 और ये वाली वैल्यू कितनी है √3 mg/4, तो क्या आ जाएगा mg/2 इंटू 4/√3 mg, mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा, आंसर 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है, टॉपिक सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इन सब में। इक्वेशन लिखो आंसर आएगा, इक्वेशन बनाओ आंसर आएगा, रिजॉल्व करो फोर्स। Done. Next question number 8. A block of mass m is placed on a surface with a vertical cross section given by y equals to x cubed by 6. If the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping. अब देखो यहाँ पे एक तो ये दिख रहा है कि y equals to x³/6 का कोई रहा होगा, कर्व रहा होगा, है ना, तो कुछ ऐसा कर्व होता है, ऐसा बना दिया, ऐसे ही मान, पैराबोला नहीं है ये, ऐसा कर्व बना दिया yx। तो अब देख यहाँ पे ब्लॉक है, a block of mass m is placed on a surface with a vertical cross section, है ना, given by y equals to this. If the coefficient of friction is this, the maximum height above
तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया और ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में है, स्लिप नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये ब्लॉक जो है ये स्लिप नहीं कर रहा है। अगर स्लिप नहीं कर रहा है इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं और ये एंगल थीटा लूं, यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं और ये एंगल थीटा लूं, तो यहाँ पे आप एक फोर्स लिखोगे mg और ये इंक्लाइंड प्लेन पे ये ब्लॉक आ जाएगा। एक तरह से इस इंक्लाइंड प्लेन पे भी ब्लॉक आ गया थीटा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसका जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, mg साइन थीटा आएगा। तो इसी mg साइन थीटा को कहीं ना कहीं फ्रिक्शन इस साइड बैलेंस कर रहा होगा, इसीलिए ये रेस्ट में होगा। इस साइड mg cos थीटा आएगा और इस साइड नॉर्मल आएगा, इस साइड नॉर्मल। इस mg साइन थीटा को ये फ्रिक्शन यहाँ पे बैलेंस कर रहा होगा। अपने को यहाँ पे y की वैल्यू बतानी है ना, मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, तो y की वैल्यू बतानी। तो ये ऐसा है कोई पाथ है, इस पे है ये ब्लॉक, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे है तो ये रेस्ट में, रेस्ट में है मतलब यहाँ पे पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर ये मूव करता तो किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा हो। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ये थीटा हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड mg साइन थीटा, एक कंपोनेंट इस साइड mg cos थीटा। इस mg साइन थीटा को ये फोर्स बैलेंस कर रहा हो, फ्रिक्शन, तभी ये ब्लॉक है ना। देन इन दैट केस ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट ऑन दिस सरफेस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया पहले, ये बताओ। सर हम एक ही पॉइंट का फ्रिक्शन देखते हैं, लाइक टैंजेंट ड्रॉ करके। अरे कोई एक पॉइंट ही होगा ना जहाँ पे वो रेस्ट में। क्वेश्चन में क्या बोलना है, क्वेश्चन को देखो क्या होता है कि जब कोई डाउट आए ना उससे पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट होगी ना यार। सर नहीं, आई डोंट, मेरा मतलब वो नहीं, आई एम सेइंग व्हेन द कांटेक्ट सरफेस का था विल बी ओनली तो वन जब कुछ पॉइंट। गिवन, जब गिवन ही नहीं है म्यू के बारे में, कोई ऐसा गिवन है कि म्यू की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। म्यू दिया हुआ है ना 0.5, यस यस, 0.5 दिया हुआ है, मतलब थ्रू आउट द सरफेस वैल्यू सेम रहेगी या डिफरेंट हो जाएगी, ये बताओ। सेम रहेगी, जब सेम तो सेम। फिर जब गिवन है म्यू इक्वल्स टू 0.5, इसका मतलब वो थ्रू आउट द सरफेस सेम ही रहेगी ना। ओके ओके सर। तो यहाँ पे अगर आप रेस्ट में अज्यूम कर ले रहे हैं तो ये दिस इक्वल्स टू दिस हो जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो सिंस ब्लॉक इज एट रेस्ट, सिंस द ब्लॉक इज एट रेस्ट, पहले इसको एक बार कॉपी कर लो, ड्रॉ कर लो यार। सर जो ब्लॉक का नीचे का सरफेस है दैट इज फ्लैट, बट द contact but the that plane is curved, so there will be only 2 points where the block will touch the plane, no? अरे भाई ब्लॉक का डायमेंशन क्या ले रहे हैं ये बताओ पहले। 2 पॉइंट्स नहीं, पॉइंट्स तो बहुत सारे होंगे। पॉइंट्स, ये ऐसा ब्लॉक है सिर्फ 2 ही पॉइंट दिख रहा है कांटेक्ट में है। नहीं, there are many points, infinite. ये बताओ, डायमेंशन नहीं दिया है, डायमेंशन क्या अज्यूम करते हैं अभी इस पूरे चैप्टर में, डायमेंशन क्या अज्यूम किया है। आपने उस दिन बोला था पॉइंट मास लाइक वी टेक। तो फिर जब पॉइंट मास ले रहे हैं तो फिर कहाँ से 2 पॉइंट पे ये इसका इसके साथ कांटेक्ट बन रहा है, या 3 पॉइंट से बन रहा है, या 4 पॉइंट से, कहाँ से आ गया ये सब। जब डायमेंशन कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से आ गया ये सब, कितने पॉइंट पे ये इसके साथ कांटेक्ट में है। अच्छा ओके सर, अंडरस्टूड। पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं ना बेसिकली, तो पॉइंट कंसीडर करो, एक पॉइंट मास कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए इसलिए दैट टैंजेंट वाला भी राइट हो जाएगा ना, वन यस पॉइंट ओनली टैंजेंट टच करेगा। यस, ओके। नहीं तो डिफरेंट, नहीं तो हर पॉइंट पे एंगल ऑफ, ये जो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डिफरेंट टेंजेंट आएगा, तो एंगल यस डिफरेंट हो यस जाएगा, है ना। यस सर।
यहाँ से क्या आएगा, since the block is at rest, hence mg sin theta equals to, तो mg sin theta equals to mu mg cos theta हो जाएगा। mg से mg कैंसल आउट हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू म्यू हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, म्यू इज गिवन एज 0.5। तो अपने को y चाहिए, तो y कैसे फाइंड करोगे, तो tan थीटा कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे स्लोप फाइंड किया है ऐसा थीटा, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, y by x। dy by dx है ना। तो y इक्वल्स टू क्या है, x क्यूब बाई 6, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा आपका 1/6 डी एक्स क्यूब बाई dx, यही हो जाएगा। 6 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, तो ये dy बाई dx इज नथिंग बट tan थीटा, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 3x²। अब tan थीटा की वैल्यू को इक्वेशन 1 से पुट कर दो, तो 0.5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2 x², 1/2 x², ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 x² है, कैंसल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू 1, x1 आ गया ना, y फाइंड करना है, y क्या है आपका, y इक्वल्स टू x क्यूब बाई 6, तो 1 क्यूब बाई 6, तो आंसर 1/6 मीटर, आंसर 1/6 मीटर। सर मतलब हमने स्लोप निकाल लिया, फिर हमको वो इक्वेशन के साथ इक्वेट करना है। हाइट फाइंड करना है, y फाइंड करना है, y फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका यूज करके tan थीटा इक्वल्स टू दिस फाइंड कर लिया। अब y कैसे फाइंड करेंगे, तो tan थीटा आया है, तो tan थीटा स्लोप से आएगा, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, dy बाई dx से, तो यहाँ से अब इक्वेट करेंगे, tan थीटा यहाँ से भी आएगा, tan थीटा यहाँ से भी आया है, इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आ गई। अब y इक्वल्स टू पता है x क्यूब बाई 6, x पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर। ओके सर। तो ये था आपका फ्रिक्शन, ये बुकलेट हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बुकलेट में कि क्वेश्चन डिस्कस किया हो। अब देख लेते हैं क्या TWT में किसके किसके क्या डाउट्स है, वो देख लेता हूँ। Sir, can you please tell the fifth question on the TWT? Which one? Fifth question. Sir, should I send the photo? अरे ग्रुप पे तो मिल ही जाएगा ना यार PDF, थोड़ा वेट कर लो, अभी PDF तो सेंड करूंगा ही ना। इसने क्या क्या दिया है ये मुझे, ये क्या डाउट्स है ये, I wrote units and they gave me wrong answers. Which one? किसका किसका रॉन्ग आंसर है भाई, क्वेश्चन नंबर तो बोलो। सर वो मैंने भेज, हाँ तो क्वेश्चन नंबर तो बोलो, तो समझेगा ना मुझे। नहीं सर, मतलब मैं खाली मैंने यूनिट्स डाला है तो आंसर रॉन्ग दे दिया है। आंसर लास्ट में भी यूनिट्स लिख दिया, ऐसा क्या, ऐसा मतलब 5 मीटर 16 यूनिट। जैसे अगर हाँ 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 वैसे नहीं देखो क्वेश्चन में तुम देखना, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा, अगर सपोज फोर्स फाइंड करना है तो तुमको क्वेश्चन में ऐसा होगा, इंटीजर में फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, ऐसा लिखा होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, ब्रैकेट में ऐसा लिखा होगा इन न्यूटन, देख लेना क्वेश्चन। तो सिर्फ वैल्यू बतानी है आपको, कभी भी न्यूटन नहीं लिखना है। आपने न्यूटन लिखा ना, जैसे अगर सपोज 8 न्यूटन आया आंसर, आप अगर 8 न्यूटन लिख दिया ना तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ सर वैसे लिखा। हाँ रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ आपको जैसे 8 न्यूटन आया ना आंसर 8, एक बार ये चेक कर लेना कि ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, न्यूटन में पूछा है किस में पूछा है, वो चेक करना पड़ेगा हमेशा। तो इसका मतलब तुम्हारा इंटीजर टाइप गया होगा, हाँ सर मतलब न्यूमेरिकल टाइप 5 ना। क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। अरे यार चलो कोई नहीं, बट समझ में आया, मतलब तुमने करेक्ट किया, ठीक है यूनिट चला गया, बट समझ में आया ना कैसे लिखना है आप। यस सर थैंक यू। और किसका डाउट है यार, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है जब आपको मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है। जब मोर देन वन वैल्यू आती है, जैसे x की 2 वैल्यू आ जाती तो मैं चेक करता कहाँ पे मैक्सिमा होगा कहाँ पे मिनिमा होगा। जब एक ही वैल्यू आती है तो वहां पे चेक नहीं करना होता है मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा। जब सपोज अगर x की 2 वैल्यू आई तभी चेक करेंगे ना कि कहाँ पे मैक्सिमा होगा कहाँ पे मिनिमा होगा।
अगर एक ही वैल्यू आई है, क्वेश्चन में बोल रहा है मैक्सिमा, तो ऑब्वियस है एक वैल्यू आई है तो वहीं पे मैक्सिमा होगा। या क्वेश्चन में पूछा है मिनिमा, तो एक ही वैल्यू आ रही है एक्स की, इसका मतलब ऑब्वियस है ना उसी वैल्यू पे मिनिमा है। बट अगर मोर देन वन वैल्यूज होगी तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव। उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बताया था आपको एक बार। टीडब्ल्यूटी के क्या डाउट्स है यार? जिसके जो भी डाउट्स है अप टू फ्रिक्शन क्लियर करो। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा सर्कुलर मोशन। तुम्हारे एग्जाम में आएगा एमटी में कहाँ तक है? ब्रैकेट में ऐसा इन न्यूटन फाइंड द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सिर्फ नंबर लिखने का ना, पीछे यूनिट नहीं डालना ना? नहीं 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 नहीं, सिर्फ नंबर, सिर्फ नंबर। एक बार पेपर है, नहीं पेपर क्या 5, 17, 19 चेक कर लेते हैं एक बार। TWT 5, 17, 19। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो when we walk once, we should take small steps towards sleeping. When we walk once, ना ना ना, once नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए वहां पे। When we walk once, when we walk on ice है वो wrong, वो ice है, once लिखा गया on ice। when we walk on ice ऐसा है। When we walk on ice, we should take small steps to avoid slipping. This is because smaller steps ensure a smaller friction. क्या होगा? स्मॉलर फ्रिक्शन। Sir, how? So, but we want to अभी maximize friction, no? So we don't fall. नहीं नहीं, समझो ना ऐसे। अभी बताओ, स्टेप अगर बड़े लोगे, ऐसे समझो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, दूसरे केसेस में एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो किस केस में जो तुम फोर्स लगाओगे, जैसे ऐसा ऐसे जा रहा है, ऐसे गए और एक बार ऐसे गए, तो तुम फोर्स देखो, एक बार ऐसे गए और एक बार ऐसे गए, तो फोर्स का एंगल देखना पड़ेगा, कैसे तुम प्रेस कर रहे हो। जब तुम लार्जर स्टेप लोगे, तुम ज्यादा फोर्स से प्रेस करोगे इस साइड, Yes, sir. ज्यादा फोर्स से प्रेस करोगे मतलब फ्रिक्शन तुम पे ज्यादा लगेगा इस साइड। लेकिन वो आइस है, वो क्या है? आइस है। यार ये बात समझ में, वो क्या है? आइस है। नॉर्मल तो ये सरफेस रफ सरफेस है नहीं, रफ सरफेस होता तो वो फ्रिक्शन लगाता जितना भी लगा सकता है। लेकिन आइस पे क्या होगा? जैसे तुम फोर्स ज्यादा लगाओगे तो अब उसके पास उतना फ्रिक्शन तो होगा नहीं। अब उतना फ्रिक्शन होगा नहीं तो तुम स्लिप हो जाओ। आइस है ना, अरे रफ सरफेस उतना रफ है क्या वो? No, no. तो क्या होना चाहिए? तो जितना तुम फोर्स लगा रहे हो सफिशिएंट फ्रिक्शन लगाना चाहिए ना। तो क्या होगा कि अगर तुमने लार्जर स्टेप लिया है, तुम फोर्स ज्यादा लगा रहे हो और फ्रिक्शन है नहीं उतना, तो तुम क्या हो जाओगे? तुमको कोई काउंटर बैलेंस करने वाला है नहीं, तो तुम क्या हो जाओगे? Slip. स्लिप हो जाओ, है ना? तुम Sir. स्लिप। लेकिन स्मॉल स्टेप में वैसा नहीं होगा, क्योंकि उतना तुम कम फोर्स लगा रहे हो तो उतना फ्रिक्शन वो लगा सकता है, तो काउंटर बैलेंस हो जाएगा, तो तुम, है ना? हाँ बोलो। Sir, you are saying about like हम आगे जाएंगे तो पीछे वाले लेग से will exert more normal force than नीचे वाला ice won't be able to exert friction that much. That is ना? तो यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे ना, जो हाँ नॉर्मल फोर्स कंपोनेंट एग्जर्ट बनाने पड़ेंगे, ऑब्वियस है।
Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th में क्या दिया हुआ, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ वुड weighing 10 kg on a horizontal surface. The coefficient of friction just able to move. Just able to move मतलब क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन. जहां पे जस्ट आ गया मतलब बाउंड्री कंडीशन. फोर्स लगा रहे कितना, 49 न्यूटन, 10 kg है. जस्ट एबल टू मूव, जस्ट का मतलब 49 इक्वल्स टू F हो जाए. जस्ट दिया हुआ, जस्ट जहां पे आ जाए, जस्ट जहां पे आ जाए इसका मतलब ऑन द वर्ज ऑफ मोशन वाला केस आएगा. बाउंड्री कंडीशन है तो यहाँ से म्यू एम जी, तो 49 इक्वल्स टू म्यू, एम की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू 9.8, तो यहाँ से 49 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू ये कितना आ जाएगा यार, 98 हो जाएगा. सही लिख रहा हूँ ना मैं? तो म्यू की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, फिर म्यू इक्वल्स टू 1/2. जस्ट जो आ गया इसलिए आप इसको इक्वेट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. A block of mass 1 kg is projected from the lowest point up along the incline. If g equals to 10 meter per second square, then retardation experienced by the block. तो ये देखो ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में. ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, और फोर्स mg sin थीटा तो इस साइड लग ही रहा होगा, mg sin 45. फ्रिक्शन भी इस साइड, म्यू mg cos 45. तो रिटार्ड हो रहा होगा इस डायरेक्शन, तो नेट फोर्स इस पे कितना है, mg sin 45 प्लस म्यू mg cos 45. ये हो जाएगा आपका ma, ये हो जाएगा mg/√2 प्लस म्यू दिया हुआ है हाफ, mg/√2. m कैंसल आउट, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, g/√2 प्लस g/2√2. एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 2√2 और ये आ जाएगा आपका 2g प्लस g, तो 3g/2√2. तो 3 × 10/2√2, 2 से 5 टाइम्स में जाएगा, आंसर 15/√2 हो जाएगा. 15/√2. क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, 2 5 5 तो हो गया, 2 9 10 18. डन. 9 2 9 10 20 14 12 16 23 26 27 21. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, a block of metal is lying on a floor of a bus. The maximum acceleration which can be given to the bus so that the block may remain at rest. A block of metal is lying on the floor of a bus. ये ऐसा है, इस फ्लोर पे, ये इसके फ्लोर पे एक ब्लॉक है ना, ब्लॉक मेटल इज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द बस. मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो इसको एक्सेलरेशन ए दिया, तो इसका जब मैं वीडियो बनाऊंगा इसका, तो जैसे इसको एक्सेलरेशन देंगे इस पे एक फोर्स तो लगेगा, ये ब्लॉक इस साइड आना चाहेगा इनर्शिया की वजह से, मतलब यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगेगा.
वो कितना हो जाएगा ma। अब सूडो फोर्स इस साइड लग रहा है तो ये ब्लॉक इस साइड जाना चाहेगा, बट यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, तो ये फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसीलिए ये रेस्ट में होगा। ये फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसलिए ये किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो क्या लिखोगे, F इक्वल्स टू ma, और ये क्या हो जाएगा, म्यू mg इक्वल्स टू ma। m से m कैंसल आउट हो गया, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू g। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। The frictional force due to air on a body of mass 0.25 kg falling with an acceleration इतना will be। तो ये बॉडी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये 0.25 kg है, 0.25, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 न्यूटन आ जाएगा, नहीं 2.5 नहीं, 0.25 जी लिख देता हूँ मैं लास्ट में, जी की वैल्यू 0.2 जी हो जाएगा। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है एक्सेलरेशन से, फॉलिंग विद एन एक्सेलरेशन इतना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से आ रहा है कितना, 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, अगर इस पे कोई फोर्स एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा होता तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने से आता, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज जी को 9.8 लेना है, तो ये कितने से आ रहा होता, 9.8। इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, एफ एयर रेजिस्टेंस। अब इसको कैसे लिखोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो 0.25 जी, 0.25 जी माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए 0.25 इंटू ए। एफ एयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, 0.25 जी माइनस 0.25 ए। तो 0.25 कॉमन ले लीजिए, इसको इस साइड लाया, इसको इस साइड लेंगे, तो जी माइनस ए हो जाएगा, तो 0.25 इंटू 9.8 माइनस 9.2, तो 0.25 इंटू 0.6, तो 150 हो जाएगा, ये 0.15 न्यूटन, 0.1। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा हो, एक्सेलरेशन 9.2 है, अगर इस पे कोई फोर्स नहीं होता, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो एक्सेलरेशन कितना होता, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा हो, बट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये ऐसा है, एफ नेट इक्वल्स टू एम इनटू। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बिकॉज़ ये जो है किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, डाउनवर्ड्स, पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, है ना, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल विल बी डाउनवर्ड्स, तो इसलिए नेट फोर्स लिख दिया ऐसा। अब आगे सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा, आगे सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 12, 14, 16, 18th, 20th, यहाँ से गिवन नंबर के क्वेश्चंस। A car is moving on a straight horizontal road with a speed of 72 km per hour. V जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड 4, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। If the coefficient of static friction between the tire of the car and the road is this, then the minimum distance within which the car can be stopped will be। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि रोलिंग मोशन हो रहा है, कुछ आगे बताया जाएगा आपको, तो वहां पे फ्रिक्शन लग रहा हो, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो म्यू एम जी है ना, और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एक ही फोर्स लग रहा है तो एम ए लिखना पड़ेगा, एम, तो ए की वैल्यू एक्स रिटार्ड कर रहा होगा वो, तो म्यू कितना है यार, 0.5 इंटू 10, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रहा होगा, तो फाइनली इसको किस में आ जाना है, रेस्ट में आना है, तो क्या लिखोगे, v फाइनल स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है बट रिटार्ड कर रहा है, तो v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as, तो ये 0 हो जाएगा, इनिशियली कितना था 20 का स्क्वायर हो जाएगा, रिटार्ड कर रहा है तो -2 इंटू 5 इंटू s, तो यहाँ से इसको इस साइड लाओ, 10s इक्वल्स टू 200,
400, ये यहाँ से ये जाएगा, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 मीटर। सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, a cricket player catches a ball of mass 100 gram and moving with a speed of 25 meter per second. If the ball caught in 0.1 second, the force of the ball exerted on the hand of the player is, अभी बताओ कैसे फोर्स फाइंड करोगे? जब कैच करेगा तो फाइनली रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा तो आप फोर्स कैसे फाइंड करोगे? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ना, मॉड लगा दो ना, मैग्नीट्यूड फाइंड। तो फाइनली पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, डेल्टा टी कितना, कितने टाइम में 0.1, तो फाइनली तो 0 था, रेस्ट में आ गया, इनिशियली कितना एम बी ऑन 0.1, तो ये मास एम बी बाय 0.1 हो जाए। मास की वैल्यू 100 ग्राम है, 100 इंटू 10⁻³ लिख दो। वेलोसिटी कितनी है 25, ये हो जाएगा 0.1, ये 0.1 है तो ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो ये 1000 आ जाएगा, 10⁻³ इंटू 25, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर 25 न्यूटन हो जाएगा, आंसर 25 न्यूटन। डिस्कस किया है ना ये सर, इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। क्वेश्चन नंबर 14, 3 blocks of masses 3 kg, 6 kg and 1 kg are connected by a string passing over two smooth pulleys attached at the two ends of a frictionless horizontal. The acceleration of 3 kg mass, पूरे बॉडी का, पूरे सिस्टम का ये एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। स्ट्रिंग का लेंथ तो चेंज होगा नहीं ना, तो जब स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होगा नहीं तो ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। वन kg, 3 kg, 6 kg, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा। ये अगर ये 3 kg है, ये 1 kg, तो ये इस साइड आएगा, तो ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये पुल कर रहा होगा 30 न्यूटन से, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन, इसका जो 60 न्यूटन होगा उसको नॉर्मल बैलेंस कर, तो इसकी ये सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, मतलब ये सपोर्टिव फोर्स होगी। 10 न्यूटन एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये वाला फोर्स जो है ये इसको अपोज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स ऑन टोटल मास, ऑन टोटल मास। तो सपोर्टिंग फोर्स 30, अपोजिंग फोर्स 10, टोटल मास इज 3 + 6 + 1, तो 20/10, 2 न्यूटन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड। सिंपल है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ फोर्स का इक्वेशन लिखो, आंसर है 14। Question number 16 देखिए। 16 figure shows an arrangement of blocks, pulley and strings. Strings and pulleys are massless and frictionless. The relation between acceleration of block is shown in the figure. ये तो आना चाहिए, T dot A, T dot A से आना चाहिए। Yes, yes. तो अब देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है A2 से, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है A1 से, तो T डॉट A करना है, रिलेशन ही तो फाइंड करना। तो ये स्ट्रिंग देख लीजिए, ये वाली स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग, तो इसमें टेंशन T, ये 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 TT, तो इसमें 2T, ये TT, तो इसमें 2T, ये TT, तो इसमें 2T। तो इसमें कितना T हो गया? 2T, 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 60 हो गया। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इसमें कितना है? ये T है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है,
तो सिग्मा टी डॉट ए 0 होता है, तो ये ऑपोजिट है, तो माइनस हो जाएगा 6ta1। ये सेम डायरेक्शन में, तो प्लस ta2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ta2 की वैल्यू क्या हो गई 6ta1, t से t कैंसल आउट हो गया, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6a1। नेक्स्ट सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या, the coefficient of friction between block A and B is mu. The minimum force F with which A will be pushed such that B will not slip down. शायद हमारे इसमें है कुछ बुकलेट में, शायद पता नहीं। मास है में, यहाँ पे मास है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं F। अपने को मिनिमम फोर्स F की वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता, अगर ये फोर्स लगाएंगे F तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा सिस्टम, तो एक्सेलरेट कर रहा होगा। इसकी अगर बात करें, इसका एफबीडी अगर आप ड्रॉ करोगे, एम जी इस डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहेगा, बट इसको फ्रिक्शन जो है इसके मोशन को अपोज करेगा, फ्रिक्शन की वजह से ये रेस्ट में होगा, है ना। जब इस पे फोर्स लगा रहे इस पे, तो ये इस पे नॉर्मल लगाए। अब या तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से करो या इनर्शियल फ्रेम से कर लो। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से करोगे तो एक्सेलरेशन ही अज्यूम करना पड़ेगा, नॉन इनर्शियल से करोगे तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। दोनों केस में इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल आ रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एम ए, नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी एम ए। यहाँ पे दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, बिकॉज ये ब्लॉक रेस्ट में, ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो एफ इक्वल्स टू एम जी। एफ की वैल्यू क्या होगी म्यू एन इक्वल्स टू एम जी। म्यू एन की वैल्यू क्या है एम ए इक्वल्स टू एम जी। एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो गई जी बाई म्यू। अब ये बताओ, एक एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे आ गई जी बाई म्यू, तो अगर मुझे फोर्स फाइंड करना होगा तो फोर्स क्या होगा, दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहा है, दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहा है, मतलब पूरे को एक सिस्टम मान लो। पूरे को सिस्टम मानोगे तो फोर्स को क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन एम इनटू एम ए। तो आंसर क्या आ जाएगा एम प्लस एम इनटू ए की वैल्यू जी बाई म्यू। कुछ समझा गया। ये ब्लॉक किस में है, रेस्ट में है ना, तो ये पहले इसका एफबीडी बनाओ ना, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी लगेगा, ये रेस्ट में मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा हो, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में मतलब यहाँ पे नॉर्मल लग रहा हो। इनर्शियल से करोगे तो इसका एक्सेलरेशन ये अज्यूम करोगे, बिकॉज अगर ये ए से जा रहा है तो ये भी ए से जाएगा। नॉन इनर्शियल से करोगे तो सूडो फोर्स लगा दोगे ऐसा, ये नॉर्मल इस साइड, सूडो फोर्स इस साइड, और सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उस केस में भी एन की वैल्यू एम ए ही है, तो एन इक्वल्स टू एम ए कर दिया, एफ इक्वल्स टू एम जी कर दिया, यहाँ से ए की वैल्यू, फिर ये फोर्स की वैल्यू, फोर्स ये दोनों ब्लॉक एक ही साथ जा रहा है, तो फोर्स क्या होएगा, नेट फोर्स क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम प्लस एम इनटू ए, तो एम प्लस एम इनटू ए की वैल्यू जी बाई क्लियर है। नेक्स्ट 20th। The limiting friction between two bodies in contact is independent of, क्या होता है, नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। नेचर पे तो डिपेंड करता है ना यार, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वो बताया आपको। नॉर्मल रिएक्शन पे तो डिपेंड करेगा, मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए 20th का बी, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। 21st, minimum force required to keep the block of 1 kg mass at rest against a rough vertical wall is P. If a force P by 2 is applied, then acceleration of block will be, आंसर देना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो पहले P की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा आपको, तो ये FBD बना लो, 1 kg है, इस साइड कितना आएगा 10 न्यूटन आ जाएगा, जी की वैल्यू को 10 लेना। यहाँ पे P फोर्स, तो ये नॉर्मल ग्राउंड जो है, वॉल जो है ये इस साइड नॉर्मल लगा रहा हो, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहेगा, तो ये फ्रिक्शन
अब ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियली ये किसमें था, जब P फोर्स लगा रहे हैं तो ये रेस्ट में था, तो नॉर्मल की वैल्यू तो P के इक्वल हो जाएगी, नॉर्मल इक्वल्स टू एंड 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू F, तो 10 इक्वल्स टू म्यू एन, तो 10 इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू है हाफ, एन की वैल्यू है P, तो P की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, P अपना कितना आ गया 20 न्यूटन। सेकेंड केस में क्या हो गया, P की वैल्यू कितनी लग रही है, P/2 लग रहा है यहाँ पे, मतलब 10 न्यूटन लग रहा है फोर्स, तो 10 न्यूटन लग रहा है तो नॉर्मल की वैल्यू एन नॉट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10 न्यूटन ही हो जाएगी, और ये 10 न्यूटन है, तो एन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे P/2, 10 न्यूटन आ जाएगा ये। तो फ्रिक्शन की वैल्यू एक बार चेक कर लो, Fs max कितना है, रेस्ट में होगा या एक्सेलरेट कर रहा होगा, F की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, या Fs max ही लिखो ना चलेगा, ये हो जाएगा म्यू कितना है हाफ, एन नॉट की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 5 आ जाएगा, तो मतलब ये वाला फोर्स जो है ये 5 न्यूटन है, ये फोर्स कितना है 5 न्यूटन है इस केस में, इस केस में ये 5 है ये 10 है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐसे आएगा, तो क्या लिखोगे F नेट इज m इंटू ए, तो नेट फोर्स कितना 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। कुछ आ रहा है समझ में, अरे किसी का जिसका डाउट है ये सब क्लियर है या और डाउट आ रहा है ये बताओ पहले अभी। सिंपल एफबीडी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड कर लीजिए, एफबीडी ड्रॉ कर लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। 20 सेकेंड में किसी का डाउट आ गया है। 20 kg monkey slides down a vertical rope with a constant acceleration 7 meter per second square. If g equals to 10 meter per second square, what is the tension in the rope? ये रोप यहाँ पे मंकी टेंशन, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्वेश्चन में क्या बोला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, करेक्ट, तो 200 न्यूटन 20 kg है इसका वेट, ए मास 20 kg है तो 200 न्यूटन लग रहा हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ये, स्लाइड्स डाउन है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने से आ रहा है ये 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ करना है क्या, टेंशन फाइंड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो 200 माइनस टी इक्वल्स टू 20 है, तो 200 माइनस टी इक्वल्स टू 20 इंटू 7, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 140 60 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, what force must man exert on rope to keep platform in equilibrium, मतलब नेट फोर्स हमेशा जीरो ही होगा, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है कोई, तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, इसका मास दिया हुआ है 40 kg और इसका मास क्या गिवन है 50 kg, तो क्या फाइंड करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन द रोप, मतलब टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें टी आएगा, इसमें भी टी आएगा, और यही ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है ये ऐसी है तो इसमें भी टी आएगा, ये टी टी है तो इसमें 2t आएगा। एफबीडी ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरे को सिस्टम मान लिया बिकॉज पूरा सिस्टम रेस्ट में है उससे भी आ जाएगा, बट इंडिविजुअली अगर सॉल्व करोगे इसका एफबीडी उससे भी आंसर है, एफबीडी ऑफ मैन की एफबीडी क्या हुई, पूरा सिस्टम ही रेस्ट में, टेंशन टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 500 न्यूटन लग रहा होगा और एक नॉर्मल लग रहा होगा क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लग, तो क्या लिखोगे टी प्लस एन इक्वल्स टू 500 इक्वेशन। दूसरा एफबीडी ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की एफबीडी यहाँ पे 2t लग रहा होगा, मैन इस पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 400 न्यूटन लग रहा होगा, एन नॉट बोल इसको, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा 2t इक्वल्स टू एन नॉट प्लस 400,
एन नॉट को एलिमिनेट कर दो, एन नॉट, ये समझा क्या इक्वेशन? रेस्पॉन्स तो यहाँ से क्या आ रहा है, टी प्लस एन नॉट इक्वल्स टू 500, ये इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन क्या आया, 2t इक्वल्स टू एन नॉट प्लस 400। एन मुझे टेंशन चाहिए तो टी मैं एन नॉट को एलिमिनेट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 500 माइनस टी प्लस 400 फ्रॉम 1। तो ये टी साइड आएगा तो 3t इक्वल्स टू 900, तो टी की वैल्यू 300 न्यूटन, इक्वल्स टू 300 न्यूटन। 26 27 देख लो, 26। सिंपल सिंपल सा तो क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है 26, a ball weighing 10 gram hits a hard surface horizontally with a speed of 5 meter per second and rebounds with the same speed. Assume that the ball is in contact with the surface for a small time. ये सब आपके बुकलेट का क्वेश्चन है, मतलब डिट्टो नहीं है बट सेम इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुकलेट में भी है। Assume that the ball is in contact with the surface for a small time, इतना the force exerted, force क्या होता है, change in momentum ना। तो ये बताओ, सॉल्यूशंस पे दिया हुआ है, ये आके स्ट्राइक कर रहा है ऐसा, V से आ रहा है, फिर वापस V से ही जाएगा वो, तो इसको अगर आपने पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम क्या लिखोगे, इसको पॉजिटिव लेता हूँ ये नेगेटिव हो जाए, एम बी माइनस माइनस एम बी हो जाए, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, यही आ रहा है। तो डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इसी को पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव, तो m इंटू माइनस वी माइनस m इंटू वी, तो ये हो जाएगा माइनस एम बी माइनस 2m। फोर्स क्या होएगा, तो मॉड मैग्नीट्यूड फाइंड करना, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा पी पॉजिटिव 2mv बाय टी की वैल्यू दी हुई है 0.01, तो 2m की वैल्यू क्या है यार, 10 ग्राम, 10 इंटू 10⁻⁻3, वेलोसिटी कितनी है 5, और ये वाली वैल्यू कितनी है 0.01। जब ये इसको हटा दोगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 10 ये आ जाएगा, तो यहाँ से ये सब कैंसिल आउट हो गया, आंसर 10 न्यूटन है, आंसर 10 न्यूटन आ जाएगा। सिंपल है यार, क्या आप बताओ, ये सब डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, इस टाइप का भी क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने, क्लास नोट्स में होगा। द सिस्टम शोन इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग वर्ज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, मतलब इक्विलिब्रियम में ही। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टॉप टेबल इज, ये ऐसा है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका वेट है 40 न्यूटन, 40 न्यूटन है नॉर्मल इन नॉट, 40 न्यूटन आ जाएगा नॉर्मल। यहाँ पे इसका वेट है 8 न्यूटन, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू जो है 8 न्यूटन हो जाएगा। एक बार इसका इस पॉइंट का वीडियो ड्रॉ कर लें, तो यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2, और यहाँ पे T की वैल्यू 8 न्यूटन, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, T1 या लामीज थ्योरम लगा देते, T1 cos 30, T1 sin 30, तो दिस इक्वल्स टू दिस, तो T1 sin 30 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, तो T1 1/2 इक्वल्स टू 8, तो देयरफॉर T1 इक्वल्स टू 16 न्यूटन हो जाएगा, एंड दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, T1 cos 30 इक्वल्स टू T2, ये 16 है, ये √3/2 इक्वल्स टू T2, तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई 8√3। अब ये ब्लॉक का FBD बना लो, तो ब्लॉक पे इस साइड टेंशन T2 लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू F, तो
लिमिटिंग वर्ज ऑफ मोशन पे क्या होता है, T2 इक्वल्स टू Fs max, तो T2 की वैल्यू F के इक्वल हो जाएगी। T2 8√3 है, ये क्या हो जाएगा म्यू mg, तो म्यू इंटू mg की वैल्यू म्यू n बोल दो, म्यू n नॉट की वैल्यू 40 है, तो 8√3 इक्वल्स टू म्यू इंटू 40। तो यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/5, √3 दिया हुआ है कुछ, ठीक है, सिंपल है सब क्वेश्चन, ये सब डिस्कस किया होगा, आना चाहिए आपसे। Sir, यस sir, can you go to the sixth question of today? I want to ask you something over there. उस टाइम पे तुम क्यों नहीं पूछते हो, ये बताओ। सर पूछा था सर, समझा नहीं। तो फिर क्या 6 पे क्या जाना है इसी में सर, लगे हो। हाँ हाँ सर, वेरी आप गुड, बोलो सर मुझे बोलो क्या डाउट। वेलोसिटी इज नॉट अरे ऐसे लिख सकते हो, हियर। चाहे 1 मिनट रुको, ऐसे तुम इसको लिख सकते हो, ऐसा लिख दो, इतना ज्यादा तुमको टेंशन हो रहा है ना, ऐसा लिख g/√2 माइनस 0.3 gx/√2, तुम ऐसा लिख सकते हो इसको। अरे v को इस साइड ला सकते हैं, ऐसा लिख दो। हाँ मैक्सिमम स्पीड के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, इसको 0 पुट कर, इसको 0 पुट करोगे v इस साइड आएगा, तो 0 इंटू v क्या हो जाएगा। सर बट we should first know ना that velocity is a function of x, वो तो पता होना चाहिए ना, अरे तभी तो हम भाई फिर 0, जीरो लिखते हैं। अरे मेरे भाई वेलोसिटी किसी का फंक्शन है, कोई भी नंबर दे दो, कोई भी नंबर ले लो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0। तो फिर क्या टेंशन है, v किसी नहीं का नहीं फंक्शन है, उसको 0 सर, से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा। सर when suppose I have v is equal to 2x लिखते हैं, then I write ना dv by dx equal to 0 जब मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तब। कौन बोल दिया ये, क्या बताया है, कंडीशन क्या होता है, पढ़ा था कल कैलकुलस में था तू, इसलिए इस बैच में था कैलकुलस में, नहीं नहीं तो सर, फिर डिस्कस मत कर, फिर प्लीज मत करो। क्या बताया है, जहां पे मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दो, अगर एक ही वैल्यू आ रही है x की एक वैल्यू आ रही है, तो क्वेश्चन में अगर मैक्सिमा बोला है तो इसी पे मैक्सिमा आएगा, क्वेश्चन में मिनिमा बोला है तो इसी पे मिनिमा आएगा, बस। अगर एक से ज्यादा वैल्यू आती, समझो एक से ज्यादा वैल्यू आती, तब मैं यहाँ पे फाइंड करता सेकेंड डेरिवेटिव, तब ये इंपॉर्टेंट था कि v किसका फंक्शन है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू v की फाइंड थोड़ी करनी है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच v वुड बी मैक्सिमम, तो इसीलिए मुझे v का फंक्शन बनाना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है मुझे यहाँ पे। सर बोलो सर सपोज हमको लाइक y इक्वल टू 2x दिया, तब हम लिखेंगे ना dy by dx इक्वल टू 0, बट हियर इट इज ऑलरेडी लाइक गिवन dv by dx, सो वी कैन। अरे मैक्सिमा, सुनो एक मिनट तुम इसको लर्न कर लो कि मैक्सिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है बस, और कुछ डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, डिस्कशन यार उस चीज को मैं डिस्कस करूंगा ही नहीं, मैंने तुमको पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं उस चीज को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ प्लीज, ठीक है। जिसको मैंने पढ़ाया उसको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर उस मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं, अगर 0 करने के बाद सपोज अगर x की मुझे 2 वैल्यू आएगी तो मैं उसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, वरना एक वैल्यू आई तो उसी पे मैक्सिमा क्वेश्चन में बोला है तो वही मैक्सिमा हो जाएगा, वही मिनिमा हो जाएगा, और मुझे चेक नहीं करना है आगे कि v किसका फंक्शन है क्या है नहीं है, मुझे कुछ चेक नहीं करना है, मुझे चेक करना ही नहीं है कि आगे v किसका फंक्शन है क्या है, मुझे स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड नहीं करना है, मुझे फंक्शन नहीं बनाना है भाई, मुझे एग्जाम देना है। ये वाला आता है, ये वाला जो आपने बताया वो मुझे आई नो दैट आई एम सेइंग, बट वी शुड फर्स्ट नो ना दैट v इज अ फंक्शन ऑफ o, तभी तो हम dv by dx करेंगे, स्लोप तो उसी का आएगा ना जिसका फंक्शन बना हुआ है, लाइक y शुड बी फंक्शन ऑफ x। अरे मेरे भाई, अरे ये बताओ, मतलब कॉमन सेंस भी थोड़ा कभी कभी यूज होना चाहिए, ये बताओ अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, अब क्या बोलूं, यहाँ पे तुम इरिटेट करते हो, पता है, देखो v dv by dx सर पता होना चाहिए ना सर, होना चाहिए सर, देखिए कैसे पता होता है, ये बताओ अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा क्या आएगा, मुझे फंक्शन ऑफ y आ जाएगा, क्या यार, ये बताओ, ये ऐसा है और यहाँ पे dx हो गया, फंक्शन ऑफ y आ जाएगा, ये इंटीग्रेट कर दिया, या ये v आएगा v² by 2 आएगा, ये
और यहाँ पे ये dx है, x वेरिएबल है, तो v किसका फंक्शन आएगा, x का आएगा या y का फंक्शन आएगा या टाइम का फंक्शन आएगा, बताओ अभी किसका फंक्शन आएगा यहाँ पे भी? x का तो फिर- फंक्शन। तो फिर ओके यहाँ सिर्फ x दिख रहा है, तो x का फंक्शन आएगा कि y का फंक्शन आ जाएगा यार? x का डायरेक्टली हम करेंगे। तो ओके थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, ऐसा नहीं कि सर फंक्शन आप ला के दिखाओ, ऐसा काम नहीं करना। अच्छा ठीक है, मैं ठीक है? स्कूल में कंफ्यूज हो रहा था, अब समझा। हाँ, थियरी नहीं लिखने जा रहे हैं अपन एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सम्स को लिखने नहीं जा रहे अपन, शो नहीं करने जा रहे कि मुझे फंक्शन ये आ रहा है। मुझे क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, सॉल्व करना है। बोर्ड्स का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं अपन कि मुझे फंक्शन बनाना है कि v का फंक्शन v होगा फंक्शन ऑफ x। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे dv है, x है, तो ऑब्वियस है vx का फंक्शन ही होगा। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो vx का फंक्शन ही आएगा, ये समझ में आना चाहिए, शो नहीं करना है। ओके क्लियर है? यस सर, डायरेक्टली वी कैन डू दैट सर। और अगर LOM में मतलब कोई क्वेश्चन होगा, 2 ब्लॉक दिए उनके बीच का जैसे स्ट्रिंग का टेंशन निकालो, तो सिर्फ लाइक we will not care about the direction ना, only like the value यस because यस, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वैल्यू पूछता है। कभी भी टेंशन, कभी भी स्ट्रिंग में टेंशन पूछेगा तो कभी भी डायरेक्शन पूछेगा ही नहीं। तुमने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया होगा या मैंने जितना क्वेश्चन सॉल्व कराया, कभी भी डायरेक्शन पूछा ही नहीं है स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग में तो टेंशन डिपेंड कर रहा है ना, कौन सा सेक्शन कंसीडर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग टेंशन का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। अच्छा ओके ओके है ना? तो सिर्फ Yes, मैग्नीट्यूड पूछेगा, टेंशन जब भी पूछा स्ट्रिंग में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, कभी भी नहीं। सर। और LOM का जो बुकलेट का जो एक्सरसाइज है, उसमें जो थर्ड सम है आपने मोमेंटम लेके डिराइव किया था सर, आप रेस्ट वाला दिखा सकते हो अब प्लीज? कौन सा मोमेंटम लेके डिराइव किया? जो LOM का एक्सरसाइज का थर्ड सम है, वी कैन डिराइव न्यूटन्स लॉ फ्रॉम, वो जो ऑप्शंस थे ना, दैट वाला, दैट सम you had derived no using momentum, initial momentum, final momentum. तो डिराइव एफ यही से स्टार्ट करेंगे ना, एफ इक्वल्स टू dt by dt, यही से देखो ना यार। Yes sir. Sir, but if a object is at rest, तभी तो third law use होता ही है ना, initial momentum 0, final also 0. नहीं, ये बताओ, थर्ड लॉ से तो ये डिराइव थर्ड लॉ से सेकंड लॉ पे जा सकते। नहीं I'm saying second law पे third law पे जाना है, वो करना है मुझे, I'm asking that. मैं वही पूछ रहा हूँ, पहले ये बताओ, क्वेश्चन रीड करो, पहले क्वेश्चन रीड करो, थर्ड क्वेश्चन रीड करो। We can derive Newton's, then फिर options है second and third law from first law, first हाँ, and वेट यहीं पे 1 मिनट वेट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ। अब ये बताओ, फर्स्ट लॉ में कोई एक्सप्रेशन आता है? फर्स्ट लॉ में नेट फोर्स अगर 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, या पार्टिकल रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, करेक्ट? सर मुझे ऑप्शन समझा, आपने समझाया था, वो मुझे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। समझो, उसी चीज को समझो, 1 मिनट पहले सुन लो मेरी बात। ओके। तो तुमको फर्स्ट ऑप्शन में कोई डाउट है? नहीं सर, आपने समझाया, समझ आ गया। अच्छा ये बताओ तुम, हाँ तो सेकंड ऑप्शन देखो, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फ्रॉम थर्ड लॉ पार्टिकल रेस्ट में है, थर्ड लॉ लगेगा। लेकिन क्या, अब ये बताओ, अगर पार्टिकल मोशन में आ जाएगा तो क्या थर्ड लॉ से तुम ये डिराइव कर पाओगे, F इक्वल्स टू dp by dt? थर्ड लॉ से सेकंड लॉ पे आ सकते हो क्या, ये बताओ? सर नहीं, कोई एक्सप्रेशन आ ही नहीं सकता ना, आ नहीं सकता है तो फिर, हाँ तो फिर कैसे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ कैसे डिराइव हो जाएगा थर्ड लॉ से? तो ये ऑप्शन सही हो सकता है क्या? सर नहीं, इफ थर्ड लॉ से आई नो दैट F1 इक्वल टू F2 एंड, हाँ नहीं आ सकता, एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा। कैसे आएगा यार, dp by dt आएगा ही नहीं ना, नहीं नेट आएगा। फोर्स 0 आ सकता है बट dp by dt नहीं आएगा। नहीं लेकिन है। अगर मैं सेकेंड लॉ से बात करूं, समझो सेकेंड लॉ की बात करूं, तो सेकेंड लॉ पे अगर मैं ऐसा बोलूं F इक्वल्स टू dp by dt होता है, अगर मैं ऐसा बोलूं नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है तो थर्ड लॉ भी वैलिड होगा। अगर नेट फोर्स 0 बोल दिया, सेकेंड चीज ये भी बोल सकते हैं कि सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ पे भी जा सकते हैं। अगर नेट फोर्स 0 है तो हो सकता है इसका मोमेंटम जो है, अगर फोर्स 0 होगा तो मोमेंटम तो ऑब्वियस है कांस्टेंट होगा, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो भी
ऐसा बोल सकते हैं v कांस्टेंट होगा, बिकॉज मास तो चेंज नहीं हो रहा है ना। हाँ, यस सर। अच्छा, दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि अगर फोर्स 0 है तो वेलोसिटी भी 0 हो सकती है ऐसे भी प्रोबेबिलिटी है ना यार कि वेलोसिटी भी 0 हो जाए। यस सर, कर सकते हैं। फोर्स 0 है तो ये ऐसा है, इस पे फोर्स 0 लग रहा है तो वेलोसिटी 0 है। तो एक केस में फोर्स 0 है तो वेलोसिटी 0 हो सकता है, एक केस में फोर्स 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। तो क्या थर्ड लॉ सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ पे भी जा रहे हैं क्या आप? हाँ, if we force is constant then we know v equal to constant or v is तो अब ये बताओ किसको किससे डेराइव कर सकते हैं? सर सेकंड लॉ से थर्ड लॉ पे जाने में मुझे इशू हो रहा है। सेकेंड लॉ F इक्वल्स टू dp by dt होता है, नेट फोर्स 0 कर दो ना। ये बताओ सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ तो इजी है। ये बताओ ये ऐसा है, ऐसा समझो, ये ऐसा है, ये बॉल आके स्ट्राइक किया, ये बॉल आके स्ट्राइक किया फिर रिबाउंड किया, तो इस बॉल पे ये फोर्स लगाया होगा ना कुछ, हाँ, तभी तो ये इस डायरेक्शन में आया। यस सर। लेकिन क्या ये बॉल भी इस पे उतना ही फोर्स लगाया होगा? बॉल आके स्ट्राइक कर रहा है फिर रिबाउंड हो रहा है तो बॉल भी तो फोर्स लगाया होगा ना, तभी तो ये फोर्स Yes, लगाया sir. ऊपर। बॉल इस पे Yes. फोर्स नहीं लगाएगा तो ये ऊपर कैसे आएगा? हाँ, यस सर। तो ये कौन सा लॉ हो गया? बॉल जो फोर्स इस पे आके एक्सर्ट कर रहा है और फिर वो ग्राउंड जो इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ। लेकिन उसको तुम इससे देख सकते हो ना, F इक्वल्स टू dp by dt से देख सकते हो ना यार, चेंज इन मोमेंटम। सर ये अभी तो तो क्वेश्चन सॉल्व। आपने मूविंग ऑब्जेक्ट का दिखाया था ना, मैं रेस्ट वाला पूछ रहा हूँ। ब्लॉक एट रेस्ट का सेकंड से थर्ड पे कैसे जाएगी? रेस्ट में तो और इजी है, रेस्ट में तो नेट फोर्स ही 0 है ना यार। अरे भाई नेट फोर्स, रेस्ट में तो नेट फोर्स ही 0 है। यस सर। अरे नेट फोर्स F इक्वल्स टू dp by dt, अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो उसका मोमेंटम डेल्टा p कांस्टेंट रहेगा या p 0 हो जाएगा, ऐसा मान लो। तो अब बॉडी रेस्ट में है तो थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ बताओ है क्या? when a body exerts action force on another body, the other body will exert a reaction force on it हाँ, of the same अब देखो, magnitude in opposite direction. तो अब वही, अब ये यहाँ से देख लो, ये ब्लॉक है और ये इस पे नॉर्मल लगा रहा है तो ये भी इस पे नॉर्मल लगा रहा है, समझ लो मोमेंटम से। मोमेंटम से समझो अभी तुम इसको। ये बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है। Zero, yes, yes. है 0। Yes, इसका sir. मतलब, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 होगा। Yes, sir. अच्छा, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है तो एक mg लग रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है इस पे। Yes, sir. इसका मतलब है कि कोई ना कोई इस पे, इस ब्लॉक पे कोई ना कोई एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। वो जो फोर्स है, जो कोई सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस इस बॉडी पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा जो mg को बैलेंस कर रहा हो, तभी तो Yes, नेट sir. फोर्स 0 होगा ना। Yes, yes. क्योंकि मोमेंटम 0 है, इसका चेंज इन मोमेंटम क्या है? 0 है। तो चेंज इन मोमेंटम 0 है तो फोर्स 0 होगा, फोर्स 0 होगा तो इस पे तो mg तो है ही, इसका मतलब इस पे नॉर्मल लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। Yes, sir. तो वो एक तरह का अगर मैं रिएक्शन मान लूं तो दूसरा एक्शन मान लूं तो रिएक्शन वाला डाउनवर्ड्स ये इस पे लगाएगा। Yes, sir. तो मोमेंटम से रिलेट करो ना तुम इसको। खत्म हाँ, हो गया। फिर सेम हो गया ना, क्योंकि फोर्सेस आर इक्वल थर्ड लॉ डन। ठीक है, तो यहाँ हेलो, तक आपका जो एमटी है, एमटी कभी है? संडे को, सैटरडे। सैटरडे। तो सैटरडे को जो एमटी है तो यहाँ फ्रिक्शन तक है तो फ्रिक्शन तक आएगा, फ्रिक्शन तक ही है ना सिलेबस में। यस सर, यस। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपन सर्कुलर मोशन। क्लियर? ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। टेक केयर।